हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं जो आप लोगों को ज्योग्राफी के पीजीटी का पीवाईक्यू करवा रही थी, उसी में आगे के क्वेश्चंस हैं। जियोग्राफिया किसने लिखी थी? तो इसमें जो है ए ऑप्शन है स्ट्रैबो, बी दिया है टॉलमी, सी दिया है प्लेनी और डी दिया है एरिस्टोटल या अरस्तु। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही है। जियोग्राफिया जो है ये टॉलमी ने जो है लिखा था, बी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ज्योग्राफिका नामक पुस्तक टॉलमी द्वारा लिखी गई थी। टॉलमी एक महान खगोल शास्त्री थे जिन्होंने खगोल शास्त्र की पुस्तक अल्मागिस्ट की रचना की थी। इन्होंने प्रेक्षण, अन्वेषण तथा लेखन द्वारा टॉलमी ने गणितीय, भूगोल, मानचित्र कला और सामान्य भूगोल के क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्लिनी ने पृथ्वी के पिंडाकार स्वरूप को स्वीकार किया था और बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक प्राकृतिक इतिहास है, जिसमें 37 खंड हैं। इसके अतिरिक्त 4 अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं: जर्मनी में युद्धों का इतिहास और स्वकालीन इतिहास और मौसम विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी के आरंभ में भौगोलिक विचार का लोकप्रिय संप्रदाय है। इसमें दिया है पहला पर्यावरणीय नियतिवाद, दूसरा संभावनावाद, तीसरा दिया है नव नियतिवाद और चौथा दिया है सांस्कृतिक नियतिवाद। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, पर्यावरणीय नियतिवाद, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। 19वीं सदी के आरंभ में पर्यावरणीय नियतिवाद भौगोलिक विचार का एक लोकप्रिय संप्रदाय रहा है। नियतिवादी मूलतः 19वीं सदी के उत्तरार्ध में विकसित एक जर्मन भौगोलिक विचारधारा है, जो मानव प्रकृति अंतरक्रिया की व्याख्या, प्रकृति को सर्वशक्तिमान और समस्त मानव व्यवहार तथा मानवीय क्रियाओं का नियंत्रक मानकर करती है। वाइडल डी लब्लास को संभववाद का प्रतिपादक माना जाता है। लुसियन फेब्रे, ब्रून्स, डिमांजिया आदि अनेक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने इसका समर्थन किया। मानव पर्यावरण संबंधों की व्याख्या में ब्लास मनुष्य को प्रधान मानते हैं। उनके अनुसार मनुष्य स्वयं समस्या और समाधान दोनों है तथा प्रकृति उपदेशिका मात्र है। फ्रांसीसी विद्वान लुसियन फेब्रे ने संभववाद शब्द दिया था और इसका प्रयोग इन्होंने 1922 में किया। फेब्रे ने संभववाद की विस्तृत व्याख्या अपनी पुस्तक इतिहास की भौगोलिक भूमिका में किया। अगला क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स द ज्योग्राफी ह्यूमन, मानवीय भूगोल की समस्याएं किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसमें ए ऑप्शन है जीन ब्रून्स, बी रैडजेल, सी मॉर्टेन और डी अल्बर्ट डिमांजियान। तो इसमें जो है ये डी ऑप्शन सही होगा। अल्बर्ट डिमांजियान के द्वारा प्रॉब्लम्स द ज्योग्राफी ह्यूमन पुस्तक लिखी गई थी, जिसका प्रकाशन उन्होंने मरणोपरांत 1942 में हुआ था। डिमांजिया द्वारा और अन्य भी पुस्तकें लिखी गई हैं, जिसमें पहली है पिकार्डी का प्रादेशिक भूगोल, मतलब ला पिकार्डी, एनर्स डी ज्योग्राफी, औपनिवेशिक भूगोल, पेरिस नगर का अध्ययन और फ्रांस का भूगोल। अगला क्वेश्चन है, इसमें कथन और कारण दिया है और बताना है कि कथन और कारण एक दूसरे की व्याख्या करते हैं कि नहीं। इसमें कथन है, एक क्षेत्र को पहचानने के लिए स्थान पर समानताओं और भिन्नताओं की जांच आवश्यक है। कारण दिया है क्षेत्रीय भिन्नता क्षेत्रों के बीच समानता के साथ साथ भिन्नताओं के स्तर से भी सरोकार रखती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही है कि बोथ ए और आर करेक्ट, और आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। एक क्षेत्र को पहचानने के लिए स्थान पर समानताओं और भिन्नताओं की जो जांच होती है वो आवश्यक है, क्योंकि क्षेत्रीय भिन्नता क्षेत्रों के बीच समानता के साथ साथ भिन्नताओं के स्तर में भी सरोकार रखती है। क्षेत्रीय भिन्नता भौगोलिक अध्ययन का एक प्रमुख उपागम है। अरिस्टोफन ने भूगोल को क्षेत्रफलनी विज्ञान बताया तथा स्पष्ट किया कि भूगोल पृथ्वी के क्षेत्रों का अध्ययन है और ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हेटनर के अनुसार प्राचीन काल से आधुनिक काल तक भूगोल क्षेत्रों के विज्ञान का विषय रहा है जो एक दूसरे से भिन्न है। अगला क्वेश्चन है कि कोई हिमयुग नहीं है जिसके दौरान बर्फ की चादरों ने उत्तरी यूरोप के अधिकांश इलाके को ढक लिया था। भौगोलिक विचारकों में इस विचार का श्रेय किसे जाता है? निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि पृथ्वी विगत हिमयुग की विषय वस्तु रही थी?
ए ऑप्शन है रैमसे, बी है पेंक, सी है अगासिज और डी है जूक्स। तो इसमें जो सी ऑप्शन है अगासिज यही सही है। कोई हिमयुग नहीं है जिसके दौरान बर्फ की चादरों ने उत्तरी यूरोप के अधिकांश इलाके को ढक लिया था। इस भौगोलिक विचारधारा का श्रेय अगासिज को दिया जाता है। 1840 ईस्वी में अगासिज ने बृहद हिमकाल की संकल्पना प्रस्तुत की। सन 1841 में कारपेंट्रियर ने भी उपर्युक्त संकल्पना को एक शोध पत्र के रूप में प्रकाशित किया, परंतु महाद्वीपीय हिमानीकरण की संकल्पना के पिता अगासिज को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके अनुसार पहली बार पूरे विश्व को 3 महाद्वीपों में विभाजित किया गया था। तो इसमें जो है ये सी ऑप्शन सही होगा, हेरोडोटस। हेरोडोटस के अनुसार पहली बार पूरे विश्व को 3 महाद्वीपों में विभाजित किया गया था। हेरोडोटस प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों को लाल सागर द्वारा विभाजित बताया। हेरोडोटस की अभिरुचि गणितीय अध्ययन पद्धति में नहीं थी। उन्होंने होमर द्वारा वर्णित पृथ्वी के समतल और गोलाकार स्वरूप को स्वीकार कर लिया था। उनकी धारणा थी कि पृथ्वी के ऊपर आकाश में सूर्य एक चापाकार पथ पर पूरब से पश्चिम की ओर यात्रा करता है। एरेटोस्थेनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। उन्होंने ही सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णनात्मक अध्ययन। उन्होंने ज्योग्राफिका नामक पुस्तक भी लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, अल्माजेस्ट किसने लिखी थी। ए ऑप्शन है हिपार्कस, बी है टॉलमी। तो इसमें ये जो टॉलमी है यही सही है, आगे कभी देख लेते हैं। सी है स्ट्रैबो और डी है एनेक्सिमेंडर। तो इसमें जो बी ऑप्शन है ये सही है। अल्माजेस्ट नामक पुस्तक टॉलमी द्वारा लिखी गई थी, जो अरबी भाषा में लिखी गई थी। टॉलमी की अन्य पुस्तकें जैसे जियोग्राफिया, ग्रहीय परिकल्पना और एनालेमा, इन्होंने विश्व मानचित्र की रचना के लिए संशोधित शंक्वाकार प्रक्षेप का निर्माण किया था। इसके लिए पृथ्वी को 360 देशांतरों में विभक्त किया गया, किंतु ज्ञात संसार को प्रदर्शित करने के लिए मानचित्र को 180 अंश देशांतरों का बनाया गया था। हिपार्कस नक्षत्रों के वेध के लिए एक चक्रयंत्र का निर्माण किया था, जिसका नाम एस्ट्रोलैब था। उन्होंने प्रथम बार बराबर दूरी पर खींची गई अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल पर मानचित्र बनाया था। सर्वप्रथम हिपार्कस ने ही 360 डिग्री अंशों में पृथ्वी को जो है विभक्त किया था। उन्होंने विषुवत रेखा को पृथ्वी का बृहद वृत्त भी बताया था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था अंतरिक्ष कोई वस्तु या घटना नहीं है, यह वस्तुओं और घटनाओं के लिए एक प्रकार का ढांचा है, लगभग छोटे कोटरों की प्रणाली या अवलोकन के लिए भरण प्रणाली के समान है। तो इसमें जो है सी ऑप्शन सही है, ये इमैनुअल कांट ने कहा था। इमैनुअल कांट ने कहा था कि अंतरिक्ष कोई वस्तु या घटना नहीं है, यह वस्तुओं और घटनाओं के लिए एक प्रकार का ढांचा है, लगभग छोटे कोटरों की प्रणाली या अवलोकन के लिए एक भरण प्रणाली के समान है। कांट के विचार से भूगोल विज्ञान की तुलना में एक वर्णनात्मक या वर्गीकृत विषय है। उन्होंने इसके लिए कोरोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ है वर्णनात्मक भूगोल। इन्होंने इतिहास और भूगोल की तुलना करते हुए कहा था कि भूगोल सभी समय में रहा है और यह इतिहास का आधार है। कॉसमॉस, यह हम्बोल्ट की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये इम्पॉर्टेंट बुक है, जो 1845 से 1862 के मध्य 5 खंडों में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि आइसोप्लेथ अवधारणा की कल्पना किसने की थी। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही होगा, हम्बोल्ट। आइसोप्लेथ अवधारणा की कल्पना हम्बोल्ट ने की थी। आइसोप्लेथ रेखा किसी मानचित्र पर वस्तु के समान मूल्य या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। इस परिभाषा के अनुसार समताप रेखाएं, समदाब रेखाएं, समवर्षा रेखाएं, समदिक्पाती रेखाएं, समोच्च रेखाएं तथा समकाल रेखाएं आदि सब भिन्न भिन्न प्रकार की समान रेखाएं हैं। कार्ल रिटर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक अर्धकुंडे है, जिसका प्रकाशन 1817 से लेकर 1859 तक कुल 19 खंडों में हुआ था। रिटर ने भूगोल के लिए जर्मन में अर्धकुंडे शब्द का प्रयोग किया था। रैटजल प्रथम भूगोलवेत्ता था जिन्होंने भौगोलिक अध्ययन में मानव को अस्थायी और महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करने का अग्रणी कार्य किया। उन्होंने मानव भूगोल को एक पृथक विज्ञान के रूप में
स्थापित किया। इसीलिए इन्हें मानव भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में भारतीय दक्षिण अमेरिका को क्या कहते थे? तो ए दिया है कुश, बी जम्बू, सी प्रंक और डी पुष्कर। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, कुश। प्राचीन काल में भारतीय दक्षिणी अमेरिका को कुश कहते थे। विभिन्न पुराणों में सप्तद्वीप 7 भूखंडों का वर्णन किया गया है। प्रत्येक द्वीप या भूखंड किसी महाद्वीप या महाद्वीप के बृहद खंड को व्यक्त करता है। ये 7 भूखंड मेरु पर्वत के चारों ओर कमल के फूल की पंखुड़ियों के समान फैले हुए हैं। ये सप्तद्वीप हैं जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, शाल्मली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शक द्वीप और पुष्कर द्वीप। इन द्वीपों का नामकरण उनसे संबंध प्रधान वृक्षों जम्बू, लक्ष और शाल्मली, घास, कुश और पर्वतों क्रौंच और पुष्कर के आधार पर किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक इब्न बतूता द्वारा लिखी गई थी? पहली है द बुक ऑफ गोल्डन मिडोज, बी है मुकद्दिमा, सी है यूनिवर्सिटी ऑफ अल कुराइन और डी है तैबुला रोगरिया। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, यूनिवर्सिटी ऑफ अल कुराइन। ये जो है इब्न बतूता द्वारा लिखी गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ अल कुराइन नामक पुस्तक इब्न बतूता द्वारा लिखी गई है। इब्न बतूता ने अपनी यात्राओं के अनुभवों तथा विभिन्न स्थानों, नगरों, प्रदेशों आदि की विशेषताओं, इमारतों आदि का विस्तृत वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। उन्होंने रिहला नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें अनेक इस्लामिक देशों की मिट्टियाँ, कृषि, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक इतिहास आदि का वर्णन किया था। तो इनकी दोनों पुस्तकें इम्पॉर्टेंट है, एक रिहला और दूसरी है यूनिवर्सिटी ऑफ अल कुराइन। अगला क्वेश्चन है, भूगोल में परिमाणात्मक क्रांति निम्नलिखित देशों में से किससे संबंधित है? ए दिया है भूगोल को और अधिक वैज्ञानिक बनाना, तो ये तो सही है। बी दिया है अध्ययन को और अधिक स्पष्ट और विशुद्ध बनाना, बी भी सही है। अगला देखते हैं। सी दिया है नए प्रतिमानों और सिद्धांतों का विकास करना, तो ये भी सही ही है। और डी दिया है नियतिवाद के विचार का उन्मूलन करना। तो इसमें जो है यही डी वाला सही नहीं है, बाकी तीनों सही है, मतलब ए, बी और सी तीनों सही है। इसकी व्याख्या है, भूगोल में परिमाणात्मक क्रांति भूगोल को और अधिक वैज्ञानिक बनाना, अध्ययन को अधिक स्पष्ट और विशुद्ध बनाना तथा नए प्रतिमानों और सिद्धांतों का विकास करना आदि उद्देश्यों से संबंधित है। 1820 के दशक में फ्रांसीसी दार्शनिक ऑगस्ट कांटे ने प्रत्यक्षवाद का प्रतिपादन किया था। इनके अनुसार वास्तविक ज्ञान वैज्ञानिक होता है तथा तथ्यों एवं अनुभवों पर आधारित होता है, जिसे दृश्य तथ्यों एवं वैज्ञानिक रूप से सत्यापित तथ्यों के द्वारा पूर्णतः प्रदर्शित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ लेखक दिए हैं और दूसरी तरफ उनकी पुस्तकें, इनको मिलाना है। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है। इसका तो कोई ऑप्शन इसमें दिया है सही मिलान चुने, कौन सा सही है? तो दिया है G.H. ड्यूरी ज्योग्राफी ऑफ पॉवर्टी, बी दिया है मॉरिल और वेहलेनबर्ग एक्सप्लेनेशन इन इंडिया, सी दिया है डी ग्रेगरी द फेस ऑफ अर्थ और डी दिया है डेविड सोफर ज्योग्राफी ऑफ रिलीजन्स। तो इसमें जो डी वाला है यही सही है। रिचर्ड मॉरिल की पुस्तक है ज्योग्राफी ऑफ पॉवर्टी। जॉन क्यूमिंग की है ए कोऑपरेटिव रिकॉर्ड्स आर्कियोलॉजिकल कंजर्वेशन एंड एक्सप्लोरेशन इन इंडिया एंड बियॉन्ड। G.H. ड्यूरी की पुस्तक है द फेज ऑफ अर्थ बियॉन्ड। डेविड सोफर की पुस्तक है ज्योग्राफी ऑफ रिलीजन्स। अगला क्वेश्चन है कि असत्य तथ्य की पहचान करें, मतलब इसमें गलत को बताना है। ए दिया है पैंजिया पैंथालसा नामक एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था, बी दिया है पृथ्वी के मध्य भाग को बायोस्फीयर कहा जाता है, सी दिया है कायाकल्प क्षरण के चक्र में बाधा का एक उदाहरण है और डी दिया है सबसे बड़े ज्वालामुख क्रेटर का नाम टोबा है और जावा में स्थित है। इसमें जो है डी ऑप्शन सही है, मतलब केवल जो ये डी वाला है यही गलत है, बाकी सब सही है। तो ए ऑप्शन सही होगा। इसकी व्याख्या है, पैंजिया पैंथालसा नामक एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था, पृथ्वी के मध्य भाग को बायोस्फीयर कहा जाता है, काला कल्प क्षरण के चक्र में बाधा का एक उदाहरण है,
सबसे बड़े ज्वालामुख क्रेटर का नाम टोबा है, जो कि सुमात्रा द्वीप पर है। इसमें दिया था जावा में है, जो कि गलत है। ये सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। टोबा एक प्रकार का कॉल्डेरा ज्वालामुखी है। इसकी आकृति उल्टे पर्वत के समान है। ये बेहद विनाशकारी और शक्तिशाली होता है। अगला क्वेश्चन है, अगर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा को उलट दिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर जब दोपहर होगी तो उस समय अंतरराष्ट्रीय मानक समय क्या होगा? तो इसमें जो है ए दिया है 18:30 सायंकाल, 16 बजे सायंकाल, 6:30 बजे प्रातःकाल और 4:30 बजे प्रातःकाल। तो इसमें जो है सी ऑप्शन सही होगा, 6:30 बजे प्रातःकाल। यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा को उलट दिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर जब दोपहर होगी तो उस समय अंतरराष्ट्रीय मानक समय 6:30 बजे मतलब प्रातःकाल होगा। अगला क्वेश्चन है, यूलर का ज्यामितीय प्रमेय क्या है? ए दिया है ध्रुव के घूर्णन के साथ साधारण घूर्णन के रूप में प्लेटों की हलचल। बी दिया है दो प्लेटों का रूपांतरण। सी है दो प्लेटों का टकराव। और डी है टेक्टोनिक प्लेटों की गति। तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही होगा, ध्रुव के घूर्णन के साथ साधारण घूर्णन के रूप में प्लेटों की हलचल। यूलर का ज्यामितीय प्रमेय ध्रुव के घूर्णन के साथ साधारण घूर्णन के रूप में प्लेटों की हलचल है। संरक्षी प्लेट सीमा तथा किनारा के अंतर्गत जब दो प्लेटें एक दूसरे के बगल से खिसकती हैं जिस कारण रूपांतर भ्रंश का सृजन होता है तथा प्लेटों के किनारे के धरातलीय क्षेत्रों में अंतर नहीं होता है। जहाँ दो प्लेटें विपरीत दिशाओं में अपसरित होती हैं तो इसे अपसारी या संबंधी प्लेट सीमा भी कहते हैं। इसमें रचनात्मक प्लेटों के किनारे नए पदार्थों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, देशांतर का एक अंश डिग्री क्या प्रदर्शित करता है? भूमध्य रेखा के साथ 4 किलोमीटर, महावृत्त ग्रेट सर्कल के साथ 4 किलोमीटर, भूमध्य रेखा के साथ 12 किलोमीटर या भूमध्य रेखा के साथ 111 किलोमीटर। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, भूमध्य रेखा के साथ 111 किलोमीटर। देशांतर का 1 डिग्री भूमध्य रेखा के साथ 111 किलोमीटर प्रदर्शित करता है तथा मध्य में 45 डिग्री अक्षांश पर यह 79 किलोमीटर होती है। 360 डिग्री देशांतर 360 डिग्री के होते हैं जो प्रमुख यामात्रों से पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री में बटे होते हैं। इनका उपयोग प्रमुख यामोत्तर के सापेक्ष स्थानीय समय को निर्धारित करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपों के क्षैतिज विस्थापन की कल्पना किसने की थी? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, F.B. टेलर। महाद्वीपों के क्षैतिज अवधारणा की कल्पना F.B. टेलर महोदय ने की थी। F.B. टेलर ने अपने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1908 ईस्वी में किया था, परंतु उसका प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ। टेलर का विचार स्थल भाग के क्षैतिज स्थानांतरण के विषय में था। उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के रॉकीज तथा एंडीज का उत्तर से दक्षिण दिशा में फैलाव तथा अल्पाइन आल्प्स काकेकस हिमालय पर्वतों से पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तार की समस्या टेलर के सामने मुख्य समस्या थी। इसी कारण टेलर ने संकुचन सिद्धांत के विपरीत अपने स्थल विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टानों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए दिया है वे जल के लिए छिद्रयुक्त होती हैं। बी उनके निर्माण में जीवाश्मों का प्रतिशत कम होता है। सी वे क्रिस्टलीय और गैर क्रिस्टलीय दोनों होती हैं। और डी इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है। तो इसमें जो है सी ऑप्शन सही होगा, ये जो है क्रिस्टलीय और गैर क्रिस्टलीय दोनों प्रकार की होती हैं। आग्नेय चट्टान क्रिस्टलीय और गैर क्रिस्टलीय दोनों होती है। आग्नेय चट्टानें कठोर होती हैं तथा जल इनमें बड़ी कठिनाई से जोड़ों के सहारे प्रविष्ट हो पाता है। लंबे समय तक खुले रहने के कारण कभी कभी चट्टान मुलायम हो जाती है। आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती हैं। जब लावा का उद्गार क्रमशः कई बार होता है तो लावा की कई तहें एक के बाद जमा होती जाती हैं। फलस्वरूप परतों की आशंका होने लगती है, परंतु वास्तव में परत नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कथन और कारण दिया है और बताना है इसकी व्याख्या करता है कि नहीं। ए दिया है कि भूमध्य रेखा और ध्रुवों के अतिरिक्त संपूर्ण विश्व में दिन और रात वर्ष के विभिन्न समयों में विभिन्न अवधि के होते हैं।
और इसका कारण दिया है कि पृथ्वी की धुरी तिर्यक है और यह वर्ष भर एक ही दिशा में रहती है। तो ये दोनों सत्य तो हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसमें बी ऑप्शन सही होगा। भूमध्य रेखा और ध्रुवों के अतिरिक्त संपूर्ण विश्व में दिन और रात वर्ष के विभिन्न समयों में विभिन्न अवधि के होते हैं। पृथ्वी की धुरी तिर्यक है और यह वर्ष भर एक ही दिशा में रहती है। पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान इसे इसके अक्ष के 23.5 डिग्री के कोण पर सदा एक ही ओर झुके रहने से कुछ महत्वपूर्ण अक्षांशों के निर्धारण में सहायता मिलती है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस कल देखेंगे।